ओके, सो पद्मा ट्रेडर्स ऑफ यूएस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। अब ये हमने एंट्री कैसे की है, $1,00,000 इंटू ₹1। ये ₹1 कहाँ से आया मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमने पद्मा ट्रेडर्स को क्रेडिट किया था 46 लाख रुपीज से, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू है 45 लाख रुपीज। अगर मैंने आज पेमेंट करनी है तो 45 लाख से पे करूंगी। इतना सबको समझा? जब मैंने खरीदा था तब पद्मा मेरा क्रेडिटर था, जिसको मुझे पे करना होता ना वो मेरा क्रेडिटर होता है। वो मेरा क्रेडिटर था 46 लाख रुपीज का, मतलब मैंने उसको पे करना चाहिए था 46 लाख रुपीज। आज की डेट में पद्मा ट्रेडर्स मेरा क्रेडिटर है 45 लाख रुपीज का, क्योंकि डेट के हिसाब से रेट लिखी हुई है 45। तो आज के दिन पे वो मेरा क्रेडिटर है 45। अगर मैंने आज के दिन पे उसको रीवैल्यू करना है ना तो 45 के हिसाब से करना पड़ेगा। देखो 46 के तो अंदर 45 ऑलरेडी है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, 1 लाख को निकालना है, माइनस करना है। तो क्रेडिट में से कोई चीज निकालनी हो, माइनस करनी हो, तो उसको डेबिट इफेक्ट ही तो देते हैं। समझो आपको 46 लाख में से 45 लाख पे आना है, तो 1 लाख को क्या करोगे आप, माइनस करोगे। तो क्रेडिट में से डेबिट इफेक्ट करोगे। 46 लाख आपने अज्यूम करो क्रेडिट साइड लिखा है, क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड लिखा है 1 लाख रुपीज, लेजर अकाउंट बनाते हैं ना जैसे, तो 46 लाख लिखा है क्रेडिट साइड, 1 लाख लिखा है डेबिट साइड। 46 में से 1 लाख माइनस किया तो डेबिट बैलेंस कितना आएगा, 45 लाख। वही तो चाहिए, 45 लाख ही चाहिए मुझे, पर 45 नहीं दिखाना है आपको। रीवैल्यूएशन करते समय उतने से उसको कम कर देना है जितने से वो कम हो चुका है। कितने से कम हो चुका, 1 लाख से कम हो चुका, तो 1 लाख से डेबिट कर दो ना, सिंपल। पहले वो क्रेडिट था ना 46, अभी 46 में से 1 हटाना है, तो 1 हटाने के लिए पद्मा को जो क्रेडिट बैलेंस में था उसको डेबिट दे दिया, मतलब 1 लाख का पद्मा कम हो गया, मेरा डेबिट हो गया कम। अब अगर मैंने उसको पेमेंट करनी है तो 1 लाख नहीं पे करूँ, सॉरी 46 नहीं पे करूंगी, 45 पे करूंगी। तो 1 लाख का तो मेरा बर्डन कम हो गया ना। अच्छा, बर्डन कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई, मतलब मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो 2 FEF। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा, 1 रुपी कैसे आया, 46 माइनस 45। 1 रुपी का फर्क है ना, जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन हुई, मतलब 1 लाख रुपीस का मुझे फायदा हुआ आज के डेट पे। और मेरा पद्मा ट्रेडर्स जो क्रेडिटर था वो 1 लाख रुपीस से कम हो गया, मतलब उसको मैं अभी 46 नहीं पे करके 45 पे करूंगी, क्योंकि कम हो गया तो मैं उतने से हमको डेबिट करना पड़ेगा ना उसको। अब समझा सबको कि एक और बार एक्सप्लेनेशन चाहिए? ये वाला पॉइंट सबको समझा कि नहीं? प्लीज आंसर दो तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो मैं फिर से रिपीट करूं। बस एक ने बोला यस, बाकी सब क्या कर रहे हैं? आंसर दो ना, चैट बॉक्स में लिखो चलेगा, आंसर दीजिए, मुझे पता कैसे चलेगा। यस, सबको क्लियर है, आगे बढ़े। मैम ये एफईएफ अकाउंट क्या है मैम? आपने उस दिन लेक्चर अटेंड नहीं किया था? फर्स्ट मैम लेक्चर नहीं था अटेंड मैम। किया था? नहीं ना, इसलिए नहीं। समझ नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा बेटा, आप मेरा पहले रिकॉर्डिंग सुनो फिर, क्योंकि अब मैं ये एक्सप्लेन करने बैठी ना तो मेरा लेक्चर चला जाएगा। अब ये पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना, मैं शॉर्ट में बता सकती हूँ आपको। ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट होता है, और इसको अगर कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में से, तो ये अकाउंट बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से इसको डील करना पड़ता है। नॉमिनल अकाउंट से डेबिट करना है जब लॉस होगा, क्रेडिट करना है तब जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये शॉर्ट में बता सकती हूँ मैं, डिटेल में आपको मेरी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े। तो इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे? इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या लिख सकते हैं, बीइंग पद्मा ट्रेडर्स रीवैल्यूड, ऐसे लिख सकते हैं हम। बीइंग पद्मा ट्रेडर्स revalued and the profit हुआ ना कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, and the profit is credited to FPF account। बस इतना ही लिखना है आपको शॉर्ट में।
मतलब हमने पद्मा ट्रेडर्स को फिर से रीवैल्यू किया एंड जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ मैंने उसको एफईएफ में डाल दिया, आपने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब 15 मार्च के बाद, अब देखो ये ईयर क्लोज हो गया, अब न्यू ईयर शुरू होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर, न्यू ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो रहा है उस दिन मैंने कब आपको पेमेंट करनी है, आप काजल लिमिटेड हो, सॉरी मैं काजल लिमिटेड हूँ, आप पद्मा ट्रेडर्स हो। अब आपने मुझे गुड्स बेचे, मैंने आपसे खरीदे, तो मुझे आपको पेमेंट करनी है ना, तो कब पेमेंट करनी है मुझे, ऐसी डेट लिखी हुई है मैंने 15 अप्रैल। यस, तो आप यहाँ पे लिखोगे अप्रैल 15। अप्रैल 15 को मैंने आपको पे करना है, बड़े ध्यान से सुनो, पे करना है। पे करने के टाइम पे कैश जाती है, अभी कैश नहीं जाएगी बैंक, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में किसी को जाके आप पे नहीं करके आते हो कैश, जाना पड़ेगा आपको उधर कैश पे करने के लिए। क्या जाओगे आप पेमेंट करने के लिए आउट ऑफ इंडिया, यूएस? नहीं, आप क्या करोगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अब यहाँ पे कैश वर्ड लिखना ही नहीं है, सिर्फ बैंक लिखना है, ओके। पहली चीज ये। अब सबसे पहले तो मुझे पे करना है, किसको पे करना है, पद्मा ट्रेडर्स ऑफ यूएस, वो मेरे क्रेडिटर्स हैं। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो डेबिट करना पड़ेगा ना उसको। क्यों मैम डेबिट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट करना पड़ेगा किसको, पद्मा ट्रेडर्स को। तो चलो पद्मा ट्रेडर्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ये हो गया डेबिट, ठीक है। कितने से, उसके लिए आप रुक जाओ जरा, मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया आपका डेबिट, ठीक है। अब इसके बाद आपको पेमेंट करना है, तो टू बैंक कितना पेमेंट करना है वो भी तो देखना पड़ेगा। मतलब एंट्री करने से पहले आपको ये देखना है कि कितना पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपने अगर लिख दिया पद्मा टू एफईएफ, सॉरी पद्मा टू बैंक, तो एफईएफ डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो लाइन ही नहीं छोड़ी, सीधा लिख दिया टू बैंक, टू कैश, टू बैंक एक्सेट्रा, ये आपने पहले ही लिख दिया और डेबिट के लिए लाइन ही नहीं छोड़ी। अगर एफईएफ को डेबिट करना पड़ा तो लाइन भी तो होनी चाहिए ना, उसके लिए स्पेस होनी चाहिए ना। तो पहले पूरा देख लो फिर एंट्री करो। अब देखो 15 अप्रैल को कौन सा रेट है, 48 रुपीज। अब बड़े ध्यान से सुनो मैम, अभी तो हमारे पास दो रेट्स हैं, एक 46 रुपीज का रेट है और एक 45 रुपीज का रेट है जो 31 मार्च को था। तो अभी मैं किससे कंपैरिजन करूं, 48 को 46 के साथ करूं जब मैंने खरीदा था, कि जब मैंने रीवैल्यू किया था 45 के साथ? 45. Yes, very good. Somebody answered. I did not notice the name, but somebody answered me 45, and that was pretty good answer. सबसे अच्छा आंसर है 45। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो आपने गुड्स को रीवैल्यू किया ना, रीवैल्यू हो चुके, अब उसका 46 है ही नहीं प्राइस, $1 इज इक्वल्स टू 46 है ही नहीं। आपने उसको अपने बुक्स में नोट भी किया, दिखाया भी, एंट्री भी पास की रीवैल्यूएशन की, कि अब मेरा 46 नहीं 45 है, तभी तो 1 लाख रुपीस को निकाल दिया ना, डिस्कार्ड कर दिया। पद्मा ट्रेडर्स को क्रेडिट में सिर्फ 1 लाख रुपीस निकाल दिए, डेबिट कर दिए, तो बाकी पद्मा ट्रेडर्स बच्चे ही 45 के हैं, वो 45 के बच्चे हैं। लेकिन अब जिस दिन पे मैं खड़ी हूँ 15 अप्रैल को, उस दिन 48 रुपीस का रेट चल रहा है मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का। तो आप मुझे बताइए 45 रुपीस के ट्रेडर को मैं 48 रुपीस पे करूंगी आज, तो बताओ मेरा नुकसान, मेरे लिए सोचो, मैं काजल लिमिटेड, मेरे लिए सोचिए मेरा प्रॉफिट है कि नुकसान है? लॉस हाँ वेरी गुड, लॉस। लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि 45 रुपीज के क्रेडिटर को, जो क्रेडिटर जो 45 रुपीज के हिसाब का था, पर आज मैंने उसको 48 रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि रेट है ना, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वैसा चलना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। तो 48 रुपीज, यही तो लिखा हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में कि आपने जिस दिन पे करना है ना उसी दिन का रेट फॉलो करना पड़ेगा। तो आज मैंने पे करना है 15 अप्रैल, आज का रेट चल रहा है 48, पर मैंने गुड्स को वैल्यू किया था 45 पे, तो 45 के बजाय 48 की पेमेंट हो रही है, तो नुकसान है। नुकसान है तो नुकसान कहाँ से एडजस्ट करेंगे? एफईएफ, याद रखो एफईएफ, अगर नुकसान होगा तो भी एफईएफ, प्रॉफिट होगा तो भी एफईएफ, क्योंकि हमने ये पूरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग अकाउंट बनाया है जिसे कहते हैं एफईएफ अकाउंट।
अब नुकसान होगा तो इसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। मतलब यहीं से ही सब प्रॉफिट और लॉस यहीं से ही एडजस्ट होगा। तो हम इसको डेबिट कर रहे हैं, डेबिट करते समय लिखेंगे एफईएफ अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अब इसके बाद टू, अब मैंने पेमेंट करनी है तो मैं लिखूंगी टू बैंक अकाउंट। देखो पेमेंट की एंट्री सबको पता होती है कि पद्मा ट्रेडर्स टू बैंक, डेबिट द रिसीवर पद्मा, टू बैंक क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन ये एफईएफ में सबको डाउट आता है, तो एफईएफ को डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है? क्योंकि लॉस हो रहा है। कितना? 3 रुपीज का। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, 2 रुपीज का लॉस दिखाते हैं, 46 से कंपेयर करते हैं। नहीं 46 नहीं, 45 से कंपेयर करना है, क्योंकि क्लोजिंग, जो क्लोजिंग वैल्यू थी वो क्या थी? 45। ओपनिंग वैल्यू के हिसाब से हम लोग तो 45 अगर क्लोजिंग वैल्यू थी तो 1 अप्रैल को ओपनिंग भी तो 45 हो जाएगी ना, क्योंकि आपने 31 को क्लोजिंग वैल्यू दिखाई 45, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पद्मा को ब्रैकेट बनाएंगे हम, पद्मा के बाजू में कितना ब्रैकेट बनाएंगे? $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, बोलो पद्मा ट्रेडर्स कितने का था? 45। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, 45 का था ना वो, तो 45 के हिसाब से उसको दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 45 पे क्लोज करेंगे, पद्मा मेरा 45 का था तो 45 पे क्लोज करेंगे उसको, 45 लाख लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा तो लॉस कितना हुआ देखते हैं, बाद में देखते हैं, पर मैंने पहले पेमेंट कितनी करी है? पेमेंट तो मैंने, मुझे पता है मैंने पेमेंट कितनी करी है, कितनी करी है पेमेंट, कितनी करी है? 48 लाख। यस वेरी गुड। बैंक अकाउंट में हमेशा पेमेंट का वो जो रेट होता है ना, जो फाइनल आप पे कर रहे हो वो लिखने का, तो अभी हम 48 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जेब से 48 रुपीज के हिसाब से जाएगा। तो $1 इज इक्वल टू 48, सो हाउ मेनी फॉर $1 लाख? हाउ मच फॉर $1 लाख? 48 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा अब फिर से देखो, मैंने पेमेंट किया है 48, पे कितना करना चाहिए था? 45, मतलब नुकसान कितना हुआ? अब आपके पास सामने आ 3 गया। लाख। उसके पहले ना नेहा ने मुझे बहुत पहले ही आंसर लिख दिया था, वेरी गुड नेहा, कीप इट अप, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है मतलब आप लोगों का, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये रहा आपका 3 रुपीज। 1 लाख इंटू 3 क्यों किया? 1 लाख रुपीज नहीं है, $1 है, क्योंकि $1 का 3 रुपीज मेरा प्रॉफिट हुआ ना, लॉस हुआ ना, $1 के हिसाब से मेरा 3 रुपए का नुकसान हुआ। तो मैं $1 की पेमेंट थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो आपको $1 लाख की पेमेंट कर रही हूँ। तो $1 इज इक्वल्स टू 3 रुपीज, हाउ मच फॉर $1 लाख? 3 लाख रुपीज। अब देखो ये डेबिट और क्रेडिट टैली भी होना चाहिए, क्या ये टैली हो रहा है? 45 + 3 48 होता है और क्रेडिट में भी 48 है। तो अब बीइंग द पेमेंट मेड, नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग द पेमेंट मेड, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं ना तो क्या लिखते हैं? बीइंग द पेमेंट मेड एट द रेट 48 रुपीज पर डॉलर एंड द लॉस इज क्रेडिट, लॉस इज डेबिटेड एंड द लॉस इज debited to FEF account and the loss is debited to FEF account, क्योंकि लॉस को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। आप मेरे साथ लिखते जा रहे हो क्या? तो मैं रुकूं? हमारे पर डाउट। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? कौन पूछ रहे डाउट? मैम जब हम लोग ने 31 मार्च वाला जो ट्रांजैक्शन लिखा था 1 लाख वाला, जी जी, तो मैम उसका ट्रांसफर नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस में? अच्छा हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में तो ट्रांसफर ही नहीं किया। वेरी गुड पॉइंट यश, थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरी एक एंट्री रह गई, एक सेकेंड ना, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ईयर क्लोजिंग पे हमको पीएनएल में डालना पड़ता है। एक मिनट, हाँ मैं इंसर्ट करती हूँ। अब क्यों नहीं, हाँ अभी हो गया। तो 31 मार्च पे एक और एंट्री आएगी। थैंक यू वेरी मच यश, आपने ये नोट डाउन किया। उस दिन मैंने मतलब ये बात बताई थी और आपने ध्यान दिया है। उस दिन मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम लोग क्या कहते हैं एफईएफ, जब भी हम लोग क्लोजिंग में एफईएफ दिखाते हैं ना, तो उसको क्लोज
क्लोजिंग डेट पे ही ट्रांसफर भी करना पड़ता है, कंपलसरी। ये कंपलसरी होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में लिखा हुआ है आपकी क्लोजिंग डेट पे, मतलब 31 मार्च पे, चाहे कोई भी ईयर हो, चाहे आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, अगर एफईएफ अराइज हुआ है ना, अगर एफईएफ क्रिएट किया है ना, तो 31 मार्च पे उसको पीएनएल में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब हमको एफईएफ को देखना है। ये देखो फर्स्ट एंट्री में एफईएफ था क्या जनवरी 1 को? नहीं। 31 मार्च को एफईएफ था क्या? हाँ। कितना बैलेंस था? 1 लाख। कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है पीएनएल में, तो एफईएफ को तो डेबिट देना पड़ेगा ना, क्योंकि एफईएफ अकाउंट में से पैसा निकल गया, खत्म, डेबिट। तो आपने क्या करना है? इसको डेबिट करना है, एफईएफ अकाउंट को डेबिट करना है। तो किस में? यहां से निकाल के, डेबिट मतलब यहां से मैंने पैसा निकाला, तो किस में डाला? पीएनएल अकाउंट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट पे पैसा डाल दिया। कितना पैसा डालना है? सेम, ये 1 लाख रुपीज। सेम ये 1 लाख रुपीज ऐसे आपको ट्रांसफर की एंट्री, जो मैं भूल गई थी, सॉरी, वो आपको जरूर और जरूर दिखानी है हर 31 मार्च की। उसके पहले अगर एफईएफ है तो उसके पहले तो एफईएफ है, और 31 मार्च पे ही हम खड़े हैं क्लोजिंग डेट पे, तो क्लोजिंग डेट पे एफईएफ को उठाकर उसके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है ना, वो पीएनएल के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। So yes, we have to do this, and this has to be done as FEF to PNL. Being FEF account transferred to PNL account. Bracket close. ठीक है, इतना समझा सबको कि फिर से रिपीट करने की नीड है? नीड है रिपीट करने की? बस एक ही एंट्री थी जो मैं भूल गई थी, वो थी ट्रांसफर वाली एंट्री। कौन सी? एफईएफ टू पीएनएल। और जरूरी नहीं है एफईएफ को ट्रांसफर करना मतलब हमेशा एफईएफ डेबिट और पीएनएल क्रेडिट ही होगा, नहीं। पहले आपको देखना पड़ेगा एफईएफ को कौन सा बैलेंस है। क्रेडिट है, क्रेडिट है तो उसको उसमें से पैसे निकालने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा ना। तो एफईएफ को अगर क्रेडिट है तो डेबिट करके पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ेगा, ऐसा होता है ट्रांसफर वाला एंट्री। ट्रांसफर वर्ड ही बता रहे, ट्रांसफर मतलब क्रेडिट से डेबिट ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ट्रांसफर वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसफर का यहाँ पे मतलब क्या है। अब 31 मार्च में मतलब 2 एंट्रीज होंगी, ठीक है, एक आपकी रिवैल्यूएशन प्लस ट्रांसफर। अब 15 अप्रैल को आपने पेमेंट किया तो पद्मा ट्रेडर्स 45 लाख के थे और आपने पेमेंट किया 48 लाख का, तो आपका नुकसान हुआ 3 लाख का, जो कि एफटीएफ से डेबिट हुआ। अब वापस 31 मार्च आएगी, अब तो और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, सम खत्म, तो अब वापस 31 मार्च आएगी। लेकिन कौन सा 31 मार्च? 2005 नहीं आएगा। कौन सा 31 मार्च? 2006। यस, क्योंकि ईयर क्लोजिंग कब होगा? अब क्लोज कब होगा? जब 2006 आएगा 31 मार्च। अब मुझे एंट्री पास करनी, देखो अब तो 15 अप्रैल मतलब आपने न्यू ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया। जब भी कोई ईयर स्टार्ट किया ना तो उसको खत्म भी करना है, क्योंकि सब में लिखा हुआ है द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। एवरी ईयर आपने बुक्स को ओपन किया मतलब क्लोज भी करना है। अब ड्यूरिंग द ईयर 15 अप्रैल के बाद और कोई ट्रांजेक्शन सम में नहीं बताया है, इसीलिए हम सीधा आएंगे 31 मार्च 2006 पे और क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से पहले देखेंगे कि पूरे साल में कितने ट्रांजेक्शन हुए। एक ही हुआ, ये साल में तो एक ही हुआ ना, आप समझ रहे हो। 31 मार्च 2006 क्लोजिंग है, तो इसका ओपनिंग था 1 अप्रैल 2005। तो आप 1 अप्रैल से देखिए 2005 से कितने ट्रांजेक्शन हुए थे? एक ही। उसमें एफईएफ था क्या? हाँ था। कौन सा बैलेंस था? डेबिट। तो अब एफईएफ को क्रेडिट देना पड़ेगा। अब एफईएफ को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों क्रेडिट करना पड़ेगा? क्योंकि डेबिट बैलेंस कैंसिल करना है ना। तो फिर डेबिट किसको देंगे? पीएनएल को। अब मैं ना इसका लॉजिक बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, लॉजिक सुनो। एफईएफ को हमने डेबिट तब किया था जब लॉस हुआ था। अब एफईएफ का लॉस उठाकर जब प्रॉफिट हुआ था मैम, जब प्रॉफिट हुआ था मैम। नहीं, लॉस हुआ था, लॉस 15 अप्रैल को देखो आप है ना, 15 हाँ अप्रैल मैम, को देखो हाँ। लॉस हुआ था बच्चा। सुनो फिर से सुनो, 15 अप्रैल को मेरा लॉस हुआ था, लॉस के टाइम पे मैंने एफईएफ को डेबिट किया था। अब उसी लॉस को मुझे उस अकाउंट में से निकालना है,
निकालना है, लॉस को निकालो, लॉस मतलब डेबिट, डेबिट को निकालने के लिए क्रेडिट करेंगे, ठीक है वो भी समझ गए। तो पीएनएल में लॉस डाल रहे हैं ना, हमने पूरा लॉस पीएनएल को दे दिया कि तू देख, अभी पीएनएल के अकाउंट में से एडजस्ट करेंगे हम, पीएनएल के अकाउंट बोलेंगे अभी ये अकाउंट देखेगा कितना लॉस है। तो वाकई में पीएनएल अकाउंट भी तो नॉमिनल अकाउंट ही होता है, विच सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम जब पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट याद करो, पीएनएल अकाउंट, उसमें सारे खर्चे डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, टू रॉ मटेरियल, टू वेजेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू सैलरी, सारे खर्चे वहीं तो दिखाते हैं, लॉसेस भी वहीं दिखाते हैं, टू लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वहीं तो दिखाते हैं लॉस भी। तो उसका लॉस भी यहीं पर ही लेके आना है, और वाकई में जब मैं लॉस लेकर आई हूँ तो पीएनएल को डेबिट ही किया है मैंने, मतलब सही है मेरी एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल मेरा सही। कितना अमाउंट लेके आना है, 3 लाख रुपीस, क्योंकि लॉस कितना एफईएफ के अकाउंट में पड़ा कितना था, 3 लाख रुपीस पड़ा था, तो लेकर भी तो 3 लाख ही आऊंगी, और कितना लेके आएंगी, इतना ही लेके आएंगी। देखो नरेशंस के साथ मैंने सब जगह चेंजेस कर दी हैं। एंट्री नंबर 1 में हमने लिखा है बीइंग गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम पद्मा ट्रेडर्स ऑफ यूएस वर्थ $1 लाख। सेकेंड एंट्री में हमने रीवैल्यू किया और प्रॉफिट को एफईएफ क्रेडिट, एफईएफ में क्रेडिट कर दिया, वो भी लिखा है। थर्ड एंट्री जो हमने ट्रांसफर वाली थी, एफईएफ को उठाकर ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। फोर्थ एंट्री में हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट किया तो नुकसान हुआ, पेमेंट 48 रुपीज के हिसाब से हुआ, लॉस जो जितना था मैंने एफईएफ को डेबिट कर दिया। तो लॉस था क्योंकि एफईएफ को डेबिट बैलेंस था, एफईएफ एग्जिस्ट करता है, अगर एफईएफ एग्जिस्ट करता है मतलब आपको क्लोजिंग में पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा एफईएफ को, तो एफईएफ को ट्रांसफर कर दिया लास्ट में। देखो लास्ट एंट्री, एफईएफ इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। आपको मैं 2 मिनट दे दूं, जिन्होंने कॉपी डाउन नहीं किया है आप कर दीजिए, कुछ डाउट भी है तो वो भी इसी 2 मिनट में क्लियर भी हो जाएंगे। तो आप में से किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, मीनवाइल लिखते लिखते पूछते भी जाइए, ये आपका समय। यस कुछ डाउट है, और आप लिख रहे हो, नहीं तो मैं दूसरे सम पे शिफ्ट हो जाऊं। Guys, answer me. Should I be waiting for you? Should I wait for 2 minutes? Yes, ma'am. Okay, okay. I'll repeat again. PCC company purchased goods worth $40,000 from Enron Corporation Limited on 10th August 2004. Full stop. The payment is to be made in 2 equal installments. The payment is to be made in 2 equal installments on 10th September 2004 and 10th October 2004 respectively. The payment is to be made in 2 equal installments on 10th September 2004 and 10th October 2004 respectively. मतलब फर्स्ट पेमेंट कब करेंगे 10th सितंबर और सेकंड पेमेंट कब करेंगे 10th अक्टूबर। फुल स्टॉप। द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन The company closes its books on 31st March every year. 31st March every year. Full stop. Next line. The FEF rates are, sorry, FEF nahi, FE, foreign exchange. The foreign exchange rates are as follows. लिखो वन बाय वन। 10th August 2004, $1 is equals to 42.90. 10th August 2004, $1 is equals to 42.90. Next line. 10th September 2004,
10th September 2004, $1 is equals to 42.75 rupees. ₹42.75. Next, 10th October 2004. 10th October 2004. $1 is equals to 43.50. $1 is equals to 43.50. March 2005. $1 is equals to 45 rupees. 31st March 2005. $1 is equals to 45 rupees. You want me to repeat again, or are you done with the question part? हो गया क्वेश्चन, हो गया. रिपीट करना है एक बार. Yes. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Give me a minute. Let me share it once again because एक मिनट मैं share करती हूँ. हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, स्क्रीन ma'am. विजिबल है? Yes, ma'am. वो कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए बंद हो गया मेरे यहाँ से. ठीक है, मैंने वापस शेयर करी हुई है स्क्रीन. अभी देखो, इसमें ना आपको चाहिए एक बार क्वेश्चन रिपीट करना है फिर से कि शुरू करें सॉल्यूशन. मैम 31 मार्च का मैम 31 मार्च का $1 इज इक्वल्स टू 45 रुपीज. मैं 1 मिनट में रिपीट ही कर लेती हूँ, जो छूट गया होगा तो लिख लेना. PCC company purchased goods worth $40,000 from Enron Corporation Limited on 10th August 2004. The payment is to be made in 2 equal installments on 10th September and 10th October respectively. The company closes its books of accounts on 31st March every year. The foreign exchange rates are as follows. 10th August को था $1 is equals to 42.90. सितंबर में था 42.75, अक्टूबर में था 43.50 और 31 मार्च 2005 को है 45 रुपीज. ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन सी कंपनी है ये? पीसीसी. तो हम लोग ऊपर से लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पीसीसी लिमिटेड. ये तो हो गया. अब पीसीसी लिमिटेड क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है कि सेल कर रहा है? परचेज. तो एंट्रीज हमारी यू इंपोर्ट की होगी. ठीक है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे? सेम, इंपोर्ट अकाउंट डेबिट. इंपोर्ट के ब्रैकेट में गुड्स, आपकी मर्जी है, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो जरूरी नहीं है. समझने वाली बात है, इंपोर्ट में हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं. तो इंपोर्ट अकाउंट डेबिट टू, किससे इंपोर्ट कर रहे हैं हम? एनरॉन कॉर्पोरेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, कॉर्पोरेशन लिमिटेड. एनरॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, और ये कहाँ का है? यूएस का है. कहाँ का है? डॉलर दिया है तो यूएस ही होगा ना, अंडरस्टूड है. ठीक है, तो एनरॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ यूएस अकाउंट. ठीक है, कितना कौन सी डेट पे मैंने ये ट्रांजैक्शन किया था? 2004 इज द कॉमन ईयर, तो हम लोग 2004 ऊपर से लिखेंगे और नीचे सिर्फ डेट्स लिखते जाएंगे. डेट कौन सी है? 10th अगस्त को मैंने क्या कहते हैं इंपोर्ट किया था. 10th अगस्त. ठीक है, अगस्त 10 मैंने इंपोर्ट किया था. उस दिन पे रेट था 42.90. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये देखिए 42.90 का रेट चल रहा है. ठीक है, $1 का. तो मैंने कितने के गुड्स आपसे मंगाए हैं? मैं पीसीसी कंपनी, मैंने आपसे गुड्स मंगाए. कितने गुड्स मंगाए हैं? $40,000. $40,000. यस, सो $40,000 के गुड्स
अगर $1 इज इक्वल्स टू 42.90 होता है तो $40,000 कितना हो जाएगा? 17,16,000। एक मिनट, 17,16,000 सही लिखा है मैंने, एक बार देखिए। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, ये देखो 40,000, जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा है उनके लिए बोल रही हूँ। $1 पे 42.90 है, तो $40,000 कितने के होंगे? क्या करना है? 40,000 इंटू 42.90 करना है, तो आंसर आएगा 17,60,000। यानी कि मैंने आपसे इतने के गुड्स मंगवाए हैं, इंपोर्ट किए हैं, 16,00,000 सॉरी, ठीक है। अब है ना, ये सम में पता है क्या बोल रहा है वो, कि मुझे ना आप इंस्टॉलमेंट में पे करो। अब मैंने बोला इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकती हूँ, चलेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मेरे लिए छोटा अमाउंट हो जाएगा। तो आप बेशक मुझसे अगस्त का सितंबर में ले लीजिए और बाकी का अक्टूबर में ले लीजिए, ऐसे हमारी बात हुई थी। तो अब आपने मुझे बोला आपका ना मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे कर लेना, एक सितंबर में पे कर लेना, दूसरी अक्टूबर में पे कर लेना। तो अब आप मुझे बताइए, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन तीनों के बीच में 31 मार्च आ रही है क्या पहले वाले सम के जैसे? रीवैल्यूएशन का कोई पॉइंट आता है क्या? क्वेश्चन अराइज होता है क्या? नो। नो नो मैम। नो। मतलब अब मुझे ये तो पक्का हो गया कि 31 मार्च वाली एंट्री अब नहीं आएगी, ये भी अब नहीं आएगी, ये ट्रांसफर वाली एंट्री अब नहीं आएगी। तो फिर एंट्री क्या आएगी? तो एंट्री आएगी पेमेंट की। अब 10 सितंबर को मैंने पेमेंट करना, ठीक है। अब पेमेंट कितना करना, रेट बताइए 10 सितंबर का, पहले मुझे आप रेट बताइए देखकर। 42.75। हाँ, और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि आपने जब पेमेंट किया था, सॉरी, जब आपने खरीदा था तब रेट क्या था? 42.90। तो आप मुझे ये भी बताइए कि जिस दिन आप 10 सितंबर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये भी बताइए। प्रॉफिट। यस, वेरी गुड, इंस्टेंट आंसर, बहुत इजी। इंपोर्ट, अपने दिमाग पे सोचो, इंपोर्ट मतलब खरीदा मतलब पे करना पड़ेगा, पे करने के टाइम पे अगर रेट कम हो गया तो प्रॉफिट है, और वाकई में रेट कम हुआ है। मैंने खरीदा था 42.90 पे, अब मैं पेमेंट करूंगी 42.75 पे, तो 15 पैसे का प्रॉफिट है ना। देखो 15 पैसा बहुत छोटा है, लेकिन उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट भी बड़ा हो जाएगा ना, लैक्स में थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ रहे? तो अब मैंने पेमेंट करनी है, पेमेंट की डेट है सितंबर 10, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब उन्होंने, आप में से किसी का अगर दिमाग चल रहा होगा तो बहुत अच्छा, एक मिनट, हाँ मैंने यहाँ पे नरेशन चेंज नहीं की है, नरेशन में आएगा इसका नाम,